नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। राजस्थान के दुर्ग में दूसरा दुर्ग लेके आया हूं, जोधपुर का दुर्ग। पहला मैं रणथंभौर का दुर्ग आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जोधपुर के दुर्ग को लेके आया हूं। इस दुर्ग के बारे में जानकारी आरंभ करने से पहले कुछ खास बातें हैं कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने से मुझको खुशी मिलती है और जब मुझे खुशी होती है तो मैं और ज़्यादा मजबूती से और ज़्यादा ऊर्जा से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करता हूं। और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जितने भी वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा तो वह सारे के सारे वीडियो आप लोगों के सामने YouTube के माध्यम से पहुंच जाया करेंगे। इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करने में आप लोगों का ही फायदा है, तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलो अब चलते हैं अपन आगे। जो जोधपुर का ये दुर्ग है, जोधपुर के दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में करवाया गया। जब राव जोधा इस दुर्ग का निर्माण करवाने करने का विचार बना रहे थे तो उस समय इनका विचार चिड़िया टूक पर्वत पर बनाने का नहीं था। चिड़िया टूक पर्वत की जगह इनका विचार किसी अन्य पहाड़ी पर बनाने का विचार था। उस पहाड़ी का नाम मसूरिया पहाड़ी था। मसूरिया पहाड़ी ही जोधपुर के दुर्ग के निर्माण के लिए निश्चित की गई थी या निर्धारित की गई थी। परंतु जब मसूरिया पहाड़ी का सर्वे किया गया तो उस समय वहां पाया गया कि वहां पर पानी की अत्यंत कमी है और पानी की कमी होने के कारण ही वहां पर दुर्ग बनाने का विचार कैंसिल कर दिया गया, अर्थात निरस्त कर दिया गया। उसके पश्चात एक अन्य पहाड़ी की तलाश की गई और उस अन्य पहाड़ी में चिड़िया टूक पहाड़ी को सेलेक्ट किया गया। जब चिड़िया टूक पहाड़ी को सेलेक्ट किया गया तो चिड़िया टूक इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक पहाड़ी क्यों रखा मित्रों? इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक पहाड़ी इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर एक चिड़िया नाथ नाम का एक तपस्वी तपस्या किया करता था। तो उसी के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक पहाड़ी रख दिया गया। जब राव जोधा इस दुर्ग का निर्माण करवा रहे थे तो उन्होंने इस आधार पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया कि यह दुर्ग एक अभेद दुर्ग के रूप में घोषित हो, अर्थात इस दुर्ग को कोई भी नहीं जीत पाए। जब इस दुर्ग का निर्माण करवाने का विचार चिड़िया टूक पहाड़ी पर किया गया तो चिड़िया नाथ नाम का जो जोगी था या तपस्वी था उसने इस बात का विरोध किया कि मैं इस पहाड़ी पर बैठकर तप कर रहा हूं काफी वर्षों से। तो आप ऐसा करें राजा, किसी अन्य पहाड़ी का चुनाव करें और अन्य पहाड़ी पर आप अपने जोधपुर के दुर्ग का निर्माण करवाएं। लेकिन राव जोधा इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। वह इसी पहाड़ी के ऊपर ही दुर्ग का निर्माण करवाना चाह रहे थे। जब उन्होंने जिद बहस करी और राजा के सैनिक आए, राजा के सैनिक आके उस चिड़ियानाथ जोगी जोगी को वहां से हटा दिया। जब उस जोगी को वहां से हटाया तो उस जोगी ने राव जोधा को एक श्राप दिया था। यह श्राप यह था कि राजा, तू इस दुर्ग का निर्माण एक अभेद दुर्ग के रूप में करवा रहा है, लेकिन यह दुर्ग कभी अभेद नहीं रहेगा। तेरे वंशजों का इस दुर्ग पर शासन नहीं रहेगा। तेरे वंशज इस दुर्ग पर शासन करते हुए भी हार जाया करेंगे। तब से इस दुर्ग पर श्राप लगा राव जोधा का। राव जोधा ने इस दुर्ग को श्राप से मुक्त करवाने के लिए तांत्रिक विद्या का काफी प्रयोग किया, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने यह प्रयोग किया कि इस दुर्ग की जो नींव रखी गई थी मित्रों, वह रिद्धी बाई के द्वारा रखी गई थी। रिद्धी बाई कौन थी? जो कि करणी माता है, जो कि राठौड़ों की देवी बताई जाती है, आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है, कुल देवी नहीं, आराध्य देवी। आराध्य देवी के रूप में करणी माता पूजी जाती है। तो करणी माता के द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। इसके साथ ही एक रजिया भांबी, एक डांबी जाति का व्यक्ति था रजिया भांबी, जो कि इसकी नींव के अंदर जिंदा चुनवा दिया गया था। क्या किया गया था बच्चों दोस्तों? जिंदा चुनवाया गया था। इसके साथ साथ एक ब्राह्मण की भी बलि दी गई थी इस दुर्ग के निर्माण के लिए। और उस ब्राह्मण की जो आज मंदिर बना हुआ है या समाधि बनी हुई है वो मंडोर में बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अर्थात रजिया भांबी और एक ब्राह्मण ब्राह्मण देवता की बलि दी गई थी। आज ब्राह्मण देवता का मंदिर वहां जोधपुर में मंडोर के अंदर बना हुआ है मित्रों।
इस प्रकार से इस दुर्ग का निर्माण का कार्य आरंभ करवाया गया और इसी आधार पर चिड़िया नाथ की चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण होने के कारण ही इस दुर्ग का नाम चिड़िया टूक दुर्ग भी पड़ा। इसके साथ साथ यह दुर्ग इतना विशाल है और विशालता के कारण इस जोधपुर के दुर्ग का नाम मित्रों मेहरानगढ़ भी पड़ा। इसके साथ ही यह दुर्ग यदि अपन दूर से देखें तो यह दुर्ग एक मयूर की आकृति के समान नजर आता है। जब यह मयूर की आकृति के समान नजर आता है तो मयूर की आकृति के समान नजर आने के कारण ही इस दुर्ग का नाम मित्रों मयूर ध्वज गढ़ पड़ा। इसके साथ ही इस दुर्ग का नाम सूर्यगढ़ भी पड़ा तथा इसके साथ ही कागमुखी दुर्ग के नाम से भी यह जाना गया। आदि अन्य नाम जोधपुर के दुर्ग के लिए लिए जाते हैं। इस दुर्ग की विशालता तथा सुंदरता को देखकर एक विद्वान रुडयार्ड किपलिंग ने एक तथ्य कहा इस दुर्ग के लिए कि इस दुर्ग का निर्माण इंसानों के द्वारा नहीं करवाया गया है। इस दुर्ग का निर्माण तो परियों तथा फरिश्तों के द्वारा करवाया गया। इसके साथ ही एक और विद्वान हुए जैकलिन कैनेडी। जैकलिन कैनेडी ने इस दुर्ग के लिए कहा कि यह जो दुर्ग है वह विश्व का 8वां आश्चर्य है, अर्थात विश्व का 8वां अजूबा है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, या आप लोग समझ सकते हैं कि यह दुर्ग कितना सुंदर होगा, कितना भव्य होगा कि इसकी भव्यता और सुंदरता को देखकर यह तथ्य कह दिया गया कि इस दुर्ग का निर्माण इंसानों के द्वारा नहीं करवाया गया। इस दुर्ग का निर्माण तो परियों और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया। अर्थात कितना खूबसूरत और कितना सुंदर दुर्ग होगा। यदि अपन इस दुर्ग की भूमि तल से ऊंचाई देखते हैं दोस्तों, कि भूमि तल से अर्थात जमीन से यह दुर्ग कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है, तो जमीन से यह दुर्ग लगभग 121 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यदि जमीन से अपन इसकी भूमि तल से अगर इसकी ऊंचाई देखते हैं मित्रों, तो यह दुर्ग भूमि तल से 121 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके साथ ही यदि पहाड़ी से देखते हैं तो 20 से 120 फुट ऊंचा है। 20 से 120 फुट ऊंचाई पर यह दुर्ग बना हुआ है तथा इसके साथ साथ यदि इसका परकोटा देखें जिसके चारों तरफ से यह घिरा हुआ है, यह परकोटा ही कहलाता है मित्रों। दुर्ग के चारों तरफ जो दीवार बनी रहती है उसे परकोटा ही कहते हैं। तो जो परकोटा है, इस दुर्ग का परकोटा 12 से 20 फुट चौड़ा है। 12 से 20 फुट चौड़ा परकोटे से यह दुर्ग चारों तरफ से घिरा हुआ है। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब यदि अपन आगे चलते हैं कि इस दुर्ग में पोल कौन कौन सी है। पोल का मतलब होता है मित्रों दरवाजे। वैसे तो इस दुर्ग में काफी पोल हैं, काफी दरवाजे हैं, लेकिन सभी दरवाजों का विवरण नहीं दिया जा सकता। कुछ मुख्य दरवाजे हैं जो कि आप लोगों के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि अपन इसके दरवाजे देखें तो पहला ही इसका पोल आता है मित्रों लोहा पोल। लोहा पोल का जो निर्माण करवाया गया था मित्रों, वह राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया मित्रों? राव मालदेव के द्वारा सन 1548 ईस्वी में लोहा पोल का निर्माण करवाया गया। यदि अपन इस पोल के पास जाते हैं, अपन घूमते घूमते, सपोज करो एक दिन अपन घूमने निकलते हैं और घूमते घूमते अपन जोधपुर दुर्ग पहुंच जाते हैं, मेहरानगढ़ पहुंच जाते हैं। जैसे ही अपन मेहरानगढ़ पहुंचते हैं तो अपन वहां पर एक गेट देखते हैं बड़ा सारा, जहां लोहा पोल लिखा रहता है, अर्थात ये लोहा पोल है और साइड में इसके निर्माता राव मालदेव और 1548 हमारे को लिखा हुआ मिलता है। इसके साथ ही हमें मित्रों इसके पास में ही, लोहा पोल के पास में ही, हमें एक 10 खंभों की छतरी भी देखने को मिलती है। क्या मिलती है मित्रों? 10 खंभों की छतरी भी देखने को मिलती है, जो कि वीर धन्ना और भीवा की छतरी बताई गई है। वीर धन्ना और भीवा की छतरी जोधपुर में स्थित है, लोहा पोल के पास में, जिसको कि 10 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही यदि अपन इस लोहा पोल का और अध्ययन करते हैं और वहां के आसपास की दीवारों को यदि अपन देखते हैं या नजर डालते हैं, तो उन दीवारों को ऊपर 81 अर्थात 81 राजपूतनियों के हथेलियों के निशान वहां पर देखने को मिलते हैं, अर्थात छापे देखने को मिलते हैं, हाथ के छापे। 81 राजपूत महिलाओं के हाथ के छापे देखने को मिलते हैं। यदि अपन छापे देखें तो अपन एक बार को इमेजिन लगा सकते हैं कि ये शुभ कार्य के लिए इस प्रकार के छापे बनाए होंगे, या फिर यहाँ पर उन महिलाओं के जिन्होंने सती हुई उनके छापे बने होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोहा पोल है, उनकी उसकी दीवार है, उस दीवार के पास में 81 राजपूतियों के हथेली के निशान बने हुए हमारे को दिखते हैं, जिसे हम हाथ के छापे कह सकते हैं।
और यदि अपन अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं मित्रों, तो हमारे को एक और पोल नजर आता है जिसका नाम है जयपोल। जयपोल का जो निर्माण करवाया गया था मित्रों, वह मानसिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? मानसिंह राठौड़ के द्वारा जयपोल का निर्माण करवाया गया सन 1808 ईस्वी में। मानसिंह राठौड़ के द्वारा सन 1808 ईस्वी में जयपोल का निर्माण करवाया गया। यदि अपन इस जयपोल का थोड़ा अध्ययन करते हैं, इसके चारों तरफ अपन घूमने का प्रयास करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग एग्जामिन कीजिए कि आप लोग अभी जोधपुर के दुर्ग में ही घूम रहे हैं। तो अपन लोग यहाँ पर जयपोल के पास खड़े हुए हैं। जैसे ही अपन जयपोल का थोड़ा बहुत सर्वे करते हैं, तो हमें यहाँ पे साइड में कीरत सिंह सोडा की छतरी मिल जाती है। कीरत सिंह सोडा की छतरी मिल जाती है। तो आप लोगों के एग्जाम में आता है कि कीरत सिंह सोडा की छतरी कहां पर स्थित है? तो जोधपुर के दुर्ग में कीरत सिंह सोडा की छतरी अवस्थित है। क्लियर हो गई मित्रों बात? अब यदि अपन थोड़ा और आगे चलने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर एक चौकी सी बनी हुई आप लोगों को डायग्राम में दिख रही है। ये चौकी के आकृति की एक चौकी सी बनी हुई है आकृति नुमा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रृंगार चौकी। क्या लिखा हुआ है मित्रों? श्रृंगार चौकी। और इसके नीचे तीर के निशान से लिखा हुआ है तखत सिंह। अर्थात श्रृंगार चौकी का जो निर्माण करवाया था मित्रों, वह जोधपुर के राजा तखत सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब ये श्रृंगार जो चौकी है, ये किस लिए बनवाई गई थी? तो श्रृंगार चौकी का जो मूलभूत उपयोग था, वह जोधपुर के राजा महाराजाओं के राज तिलक के लिए किया जाता था। अर्थात श्रृंगार जो चौकी थी, उसका उपयोग राजपूतों, जो जोधपुर के राजा थे, उनके राज तिलक के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। क्लियर हो गई बात मित्रों? इसके थोड़ा सा और अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे को महल नुमा आकृति बनी हुई नजर आती है, जो कि मोती महल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से मित्रों? मोती महल के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया मित्रों? सूर सिंह के द्वारा मोती महल का निर्माण करवाया गया। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि जोधपुर दुर्ग में स्थित मोती महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो सूर सिंह के द्वारा करवाया गया। क्लियर हो गई बात? इसके साथ ही अपन थोड़ी और आगे जाते हैं, तो यहाँ पे एक और महल बना हुआ हमारे को दिख रहा है, अर्थात महल नुमा आकृति दिख रही है, जिसका नाम है फूल महल। फूल महल का निर्माण अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था मित्रों। एग्जाम में आए तो अभय सिंह पर काला कर दीजिएगा। फूल महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया मित्रों? अभय सिंह के द्वारा करवाया गया। जो ये फूल महल है, पत्थर पर बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात बारीक खुदाई कर डिजाइन बनाई गई है फूल महल पर। तो पत्थर की बारीक खुदाई के लिए क्या प्रसिद्ध है? फूल महल, जो जोधपुर में स्थित है। इसके साथ ही अपन थोड़ी सी और ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे हमें एक मस्जिद बनी हुई दिख रही है मित्रों। क्या दिख रही है? मस्जिद बनी हुई दिख रही है, और इस मस्जिद का नाम है सूरी मस्जिद। क्या नाम है मित्रों? इस मस्जिद का नाम है सूरी मस्जिद, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था सन 1544 ईस्वी में। शेर शाह सूरी के द्वारा सन 1544 ईस्वी के अंदर सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। क्लियर हो गई मित्रों बात? अब यदि अपन और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमें एक मंदिर बना हुआ दिख रहा है, जो कि चामुंडा माता का मंदिर है। किसका मंदिर है मित्रों? चामुंडा माता का मंदिर है, जिसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा के द्वारा करवाया गया। राव जोधा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवा दिया गया, परंतु सन 1857 में तहखाने में आग लगने से बिजली गिरी थी, जिससे तहखाने में आग लगी थी, और उस कारण से यह मंदिर टूट गया था या थोड़ा बहुत क्षीण हो गया था। तो इसका जो जीर्णोद्धार करवाया, वह किसके द्वारा करवाया गया? तखत सिंह के द्वारा करवाया गया था। क्लियर हो गई मित्रों बात? आगे यदि अपन इसके साथ ही यहाँ पर एक और घटना घटी थी, जिसमें लगभग 300 जने मारे गए थे अश्विन नवरात्रे के समय। और उस जो 300 जने मारे गए, उसकी छानबीन करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, जिसे जसपाल चोपड़ा कमेटी कहा जाता है। जस्टिस चोपड़ा कमेटी के नाम से जाना जाता है। त्रासदी घटी थी यहाँ पर।
इसके साथ ही अपन थोड़ा और आगे चलने का प्रयास करें तो यहाँ पर एक और मंदिर बना हुआ दिख रहा है। इस मंदिर का जो नाम है ये नागणीची माता का मंदिर है। जो नागणीची जो माता है मित्रों, वह राठौड़ों की कुल देवी के नाम से जानी जाती है। आप लोग याद रखिएगा कि राठौड़ों की कुल देवी के नाम से कौन सी देवी जानी जाती है, तो नागणीची माता ही राठौड़ों की कुल देवी के नाम से जानी जाती है। अब यदि अपन इस दुर्ग के अंदर पानी की व्यवस्था देखें तो पानी की व्यवस्था, यहाँ पर एक हमारे को एक तालाब नुमा आकृति दिख रही है जिसका नाम है रानीसर तालाब। जिस रानीसर तालाब का जो निर्माण है हाड़ा रानी जसमादे ने करवाया था। हाड़ा रानी जसमादे ने करवाया था। आरंभ में यह जो रानीसर तालाब था इस दुर्ग के परकोटे से बाहर था, अर्थात दुर्ग से बाहर था। परंतु जब इसके परकोटे का निर्माण करवाया गया तो ये रानीसर तालाब इस दुर्ग के परकोटे के भीतर ले लिया गया। इसके साथ ही एक और हमारे को यहाँ पर तालाब दिख रहा है जिसका नाम है पद्मासर तालाब। जो पद्मासर तालाब है इसका निर्माण रानी पद्मावती के द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार से ये आप लोगों का मेहरानगढ़ दुर्ग है मित्रों। ये आप लोगों को मैंने डायग्राम के आधार पर समझाने का प्रयास किया है जो कि काफी शॉर्ट है। अब अपन डिटेल से मेहरानगढ़ के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मित्रों। ये सामने आप लोगों को मेहरानगढ़ दिख रहा है। इसमें मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगा। पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेज के ऊपर शॉर्ट में पढ़ाया था, एक डायग्राम के रूप में मेहरानगढ़ दुर्ग समझाने का प्रयास किया। अब आप लोगों को डिटेल से पढ़ाता हूं मित्रों। यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग दिखा हुआ है जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। यदि अपन इसका निर्माण देखते हैं मित्रों तो इसका जो निर्माण है राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। राव जोधा के द्वारा विक्रम संवत 1515 की ज्येष्ठ सुदी 11 शनिवार के दिन इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। यदि अपन इसको आधुनिक उसमें देखें तो 13 मई 1459 ईस्वी में जोधपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसे मेहरानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग की नींव का प्रथम पत्थर इस दुर्ग की नींव का प्रथम पत्थर रिद्धिबाई ने रखा था जो कि करणी माता के नाम से प्रसिद्ध है मित्रों। तो रिद्धिबाई के द्वारा इस दुर्ग की नींव का प्रथम पत्थर रखा गया था, अर्थात इस दुर्ग की जो नींव रखी थी वह रिद्धिबाई के द्वारा रखी गई थी। यह काफी बार आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो करणी माता के द्वारा रखी गई थी। क्लियर है। यह दुर्ग जिस पहाड़ी पर बना है वहां चिड़ियानाथ नाम का योगी तपस्या किया करता था। इसी कारण यह पहाड़ी चिड़िया टूक कहलाने लगी। इस पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण होने के कारण यह दुर्ग चिड़िया टूक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई मित्रों बात। अर्थात जिस पहाड़ी के ऊपर यह दुर्ग बना उस पहाड़ी पर चिड़ियानाथ नाम का एक जोगी तपस्या किया करता था और जोगी तपस्या करने के कारण इस पहाड़ी का नाम ही चिड़िया टूक पहाड़ी रख दिया गया था। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण होने के कारण इस दुर्ग का नाम भी क्या पड़ गया, चिड़िया टूक दुर्ग पड़ गया। ठीक है मित्रों, अर्थात निक नेम क्या है इसका, चिड़िया टूक दुर्ग। जोधपुर दुर्ग पहले मसूरिया पहाड़ी पर बनना तय हुआ था, परंतु पानी की कमी के कारण चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाना तय किया गया। जब यह जोधपुर दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाना तय किया गया तो उस समय राजा के जो सिपाही थे अर्थात राव जोधा के जो सिपाही थे मित्रों, वह चिड़िया टूक पहाड़ी पर जाते हैं और वहां देखते हैं कि चिड़ियानाथ नाम का एक योगी वहां पर तपस्या कर रहा है और राजा के जितने सिपाही होते हैं उस चिड़ियानाथ नाम के जोगी को जबरन वहां से हटा देते हैं। जब जबरन हटाते हैं तो चिड़ियानाथ जोगी तो चला जाता है लेकिन जाते जाते श्राप देके चला जाता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण तुम अभय के रूप में करवा रहे हो यह दुर्ग कभी अभय नहीं रहेगा, अर्थात यह दुर्ग हार जाएगा, अर्थात अजय दुर्ग नहीं रहेगा। क्लियर होगी दोस्तों। और इसी श्राप को कटवाने के लिए राव जोधा ने रिद्धिबाई से नींव धरवाई। इसके साथ साथ भांबी जाति का व्यक्ति जिंदा चुनवाया तथा एक ब्राह्मण देवता की भी बलि दी गई थी, परंतु यह कार्य सिद्ध नहीं हो पाया, यह दुर्ग अजय नहीं रहा। आगे चलते हैं। अपनी इस विशालता के कारण यह दुर्ग मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाने लगा, अर्थात यह दुर्ग इतना विशाल है कि इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ पड़ गया, अर्थात जोधपुर के दुर्ग से यह मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। इसके साथ ही मयूर की आकृति के समान नजर आने के कारण इसको मयूर ध्वज
गढ़ भी कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, यह दुर्ग यदि अपन दूर से देखें तो एक मोर के समान नजर आता है। तो मोर के समान नजर आने के कारण मित्रों इस दुर्ग का नाम मयूर ध्वज गढ़ भी रखा गया, अर्थात मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी यह जाना जाने लगा। इसके साथ ही यह दुर्ग गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ये इतने सारे नाम हैं जो कि जोधपुर के दुर्ग के लिए लिए जाते हैं। क्लियर हो गई मित्रों बात? चलो आगे चलते हैं अपन। आगे देखें, तांत्रिक क्रिया के आधार पर इस दुर्ग की नींव नींव में रजिया बांबी को जिंदा चुनवाया गया था। अर्थात रजिया बांबी नाम का एक व्यक्ति था जो कि इस दुर्ग में जिंदा चुनवा दिया गया था तांत्रिक क्रिया को सिद्ध करने के लिए। और तांत्रिक क्रिया यही थी कि चिड़िया नाथ नाम का जो जोगी था उसका श्राप लगा हुआ था। तो इस दुर्ग को अजय बनाने के लिए तथा यहाँ जहां पर रजिया बांबी को जिंदा चुनवाया गया वहां पर तहखाने का भी निर्माण करवाया गया था। तो जिंदा चुनवा दिया गया, परंतु वह श्राप नहीं कटा। इसके साथ साथ एक ब्राह्मण देवता को भी बुलाया गया हवन करने के लिए। तो हवन करने के लिए बुलाया गया था, तो वहां पर हवन में ही ब्राह्मण देवता की भी बलि दे दी गई थी मित्रों। और वो ब्राह्मण देवता की जो बलि दी गई और ब्राह्मण देवता की जो छतरी है आज जोधपुर के मंडोर में स्थित है। आप लोग कभी मंडोर जाएं तो वहां पे ब्राह्मण देवता की छतरी को देख सकते हैं। इसके साथ ही एक जैकलिन कैनेडी नाम के विद्वान हुए जिन्होंने इस दुर्ग की सुंदरता को देखकर निम्न तथ्य इस दुर्ग के लिए कहा कि के अनुसार यह दुर्ग विश्व का 8वां आश्चर्य है। अर्थात यह दुर्ग इतना सुंदर है कि यह तो विश्व का 8वां आश्चर्य है। इतनी बड़ी उपमा इस मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए जैकलिन कैनेडी ने दी थी मित्रों। इसके साथ ही रुडियार्ड किपलिंग नाम के भी एक विद्वान हुए जिन्होंने इस दुर्ग के सुंदरता को देखकर यह कहा कि इस दुर्ग का निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया है। अर्थात इनका कहने का शाब्दिक अर्थ क्या है कि इस दुर्ग का निर्माण इंसान नहीं कर सकता। यह दुर्ग इतना सुंदर है, इतना अटल है और इतना बड़ा है कि इस दुर्ग का निर्माण इंसान के द्वारा करना इम्पॉसिबल है। अर्थात इस दुर्ग का निर्माण शायद परियों और फरिश्तों के द्वारा किया गया होगा। यदि अपन इस दुर्ग की ऊंचाई देखते हैं मित्रों तो यह दुर्ग भूमि तल से 121 मीटर ऊंचा है। अर्थात 121 मीटर की जो ऊंचाई पर यह दुर्ग है वह मेहरानगढ़ दुर्ग है तथा चारों ओर से 20 से 120 फीट तक ऊंचा है। यदि अपन उसकी पहाड़ी से इस दुर्ग की ऊंचाई देखते हैं तो ये चारों तरफ से लगभग 20 से 120 फीट तक की ऊंचाई पर है और 12 से 20 फीट चौड़ा इसका परकोटा है। अर्थात जो ये दुर्ग के चारों तरफ जो दीवार बनी हुई है उस दीवार को ही परकोटा के नाम से जानते हैं मित्रों। तो जो चारों तरफ इसका परकोटा बना हुआ है वह लगभग 12 से 20 फीट चौड़ा परकोटा है। क्लियर हो गई मित्रों बात? इस दुर्ग की कुल लंबाई लगभग 500 मीटर है तथा चौड़ाई 230 मीटर है। अर्थात लंबाई ज्यादा है इस दुर्ग की और चौड़ाई कम है। तो लंबाई कितनी है? 500 मीटर और चौड़ाई लगभग 500 मीटर की आधी अर्थात 230 मीटर है। यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। बनी बनाई बात है, जब यह पहाड़ी पर बना हुआ है दुर्ग तो यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में ही आएगा। क्लियर है मित्रों बात? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने लिखा कि कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे। उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाह पहुंचती थी। इस शब्द का अगर अपन अर्थ देखने का प्रयास करें, हालांकि जो एक कोटेशन है यह कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दी गई कि जो जोधा के बेटे थे इस दुर्ग की खिड़कियों से ही अपनी रियासत को देख सकते थे। अर्थात जो उसकी हुकूमत थी, हुकूमत की जो हद थी इस दुर्ग से देखी जा सकती थी। लेकिन यदि अपन इस कोटेशन का अर्थ समझने का प्रयास करें तो इसका सीधा सीधा अर्थ है मित्रों कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि इसकी खिड़कियों पर यदि बैठा जाए या खिड़कियों में खड़ा होकर यदि इसकी रियासत को देखा जाए तो सारी की सारी रियासत इनकी खिड़कियों के माध्यम से ही देखी जा सकती है। क्लियर हो गई मित्रों बात?
नेक्स्ट चलते हैं अपन लोहा पोल। यदि अपन इस दुर्ग के पोल को देखें, पोल का मतलब होता है मित्रों दरवाजा, तो लोहा पोल जो है, लोहा पोल का निर्माण राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था सन 1548 ईस्वी में। यदि अपन विक्रम संवत देखें तो विक्रम संवत 1605 और वर्तमान देखें तो 1548 ईस्वी में करवाया गया। इसके पास में धन्ना और भीवा की 10 खंभों की छतरी विद्यमान है। धन्ना और भीवा की 10 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है मित्रों? लोहा पोल के पास स्थित है। और ये धन्ना और भीवा की जो छतरी है उसका निर्माण अजीत सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि धन्ना और भीवा की छतरी कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को जोधपुर का दुर्ग लिखना है या मेहरानगढ़ के दुर्ग पर काला करना है। लेकिन यदि यह पूछ लिया जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित धन्ना और भीवा की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो अजीत सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था मित्रों। क्लियर होगी बात। इसके साथ ही इस पोल की दीवार पर 81 राजपूत रानियों की हथेली के निशान भी बने हुए हैं। हथेलियों के निशान का अर्थात ये छापे लगे हुए हैं। अपने हिंदुओं के अंदर या किसी भी धर्म में साथिया हाथ के छापे लगाते हैं। कोई भी अगर त्योहार आता है, दीपावली आती है, होली आती है या अन्य प्रकार के शुभ काम होते हैं, तो उस समय घर की औरतें दीवालों के ऊपर छापा लगाया करती हैं। तो वही छापे कहाँ पर बने हुए हैं? लोहा पोल पर बने हुए हैं। कितने? 81 राजपूत रानियों के, नारियों के। क्लियर हो गई मित्रों बात। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट पेज है जयपोल। जयपोल इस प्रवेश, जयपोल नेक्स्ट पोल है। पोल का मतलब होता है दरवाजा। इस प्रवेश द्वार का निर्माण सन 1808 ईस्वी के लगभग मानसिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। अर्थात लगभग 1808 ईस्वी में मानसिंह राठौड़ के द्वारा इस पोल का निर्माण करवाया गया तथा इस पोल का निर्माण मानसिंह राठौड़ ने जयपुर वह बीकानेर की संयुक्त सेना को हराने के उपलक्ष्य में किया था। यदि आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न आता है कि मानसिंह राठौड़ ने जयपोल का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था, तो जयपुर व बीकानेर की संयुक्त सेना को हराने के उपलक्ष्य में करवाया था। यदि इस प्रश्न को ट्विस्ट कर देता है एग्जामिनर और इस प्रकार से पूछ लेता है कि मानसिंह राठौड़ ने जयपुर व बीकानेर की संयुक्त सेना को हराने के पश्चात किसका निर्माण करवाया था विजय के उपलक्ष्य में, तो जयपोल का निर्माण करवाया था। क्लियर हो गई मित्रों बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं फतेहपोल। फतेहपोल का जो निर्माण है वह अजीत सिंह राठौड़ के द्वारा इस पोल का निर्माण करवाया गया। जोधपुर से मुगल खालसा मुगल खालसा उठा लिए जाने के उपलक्ष्य में, मुगल खालसा अर्थात मुगलों का जो अधिपत्य था जोधपुर के ऊपर वह हट गया था और हटने के कारण ही इसकी खुशी में अजीत सिंह राठौड़ ने फतेहपोल का निर्माण करवाया था मित्रों। क्लियर होगी बात। तो यह भी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि अजीत सिंह राठौड़ ने फतेहपोल का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया, तो मुगल खालसा हटने के कारण या उठा लिए जाने के कारण ही फतेहपोल का निर्माण अजीत सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। इसके साथ ही और अन्य पोल हमारे को जोधपुर के दुर्ग में देखने को मिलती है, जैसे अमृत पोल, जोधाजी की फलसा, खंडी पोल, खांडी पोल, सूरज पोल, भैरव पोल, ध्रुव पोल आदि प्रकार के पोल हमारे को जोधपुर के दुर्ग में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है अपना श्रृंगार चौकी, जिसको हम श्रृंगार चौकी के नाम से भी जानते हैं मित्रों। इस श्रृंगार चौकी का जो निर्माण करवाया था वह जोधपुर के राजा महाराजा तखत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया मित्रों? तखत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। ये जो श्रृंगार चौकी थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जोधपुर के राजाओं का राज तिलक हुआ करता था। यदि आप लोगों के प्रश्न आ जाता है कि जोधपुर के राजाओं का जो राज तिलक है वह कहां पर किया जाता था, तो श्रृंगार चौकी में किया जाता था। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है मोती महल। मोती महल का जो निर्माण करवाया गया दोस्तों, वह महाराजा सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा सूर सिंह के द्वारा सन 1545 ईस्वी में करवाया गया। और यदि अपन विक्रम संवत में देखते हैं तो 1602 और ईस्वी में देखते हैं तो 1545।
इसकी छत व दीवारों पर सोने की पॉलिश का बारीक काम महाराजा तखत सिंह के द्वारा करवाया गया। अब यदि अपन मोती महल में प्रवेश करते हैं तो इसकी छत और दीवारों को देखते हैं तो वहां पे हमारे को सोने की बारीक पॉलिश नजर आती है। तो सोने की जो बारीक पॉलिश है उसका जो काम करवाया गया या बारीक पॉलिश का जो काम करवाया गया था वह महाराजा तखत सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है मित्रों हमारे सामने फूल महल। यदि हम फूल महल को देखते हैं तो फूल महल का जो निर्माण करवाया मित्रों वह महाराजा अभय सिंह के द्वारा करवाया गया। जो फूल महल है वह पत्थरों पर, फूल महल जो हम देखते हैं तो फूल महल पत्थरों से बना हुआ है। तो पत्थर की बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि पत्थर की बारीक खुदाई के लिए कौन सा महल प्रसिद्ध है तो फूल महल पत्थर की बारीक खुदाई के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट है तलहटी महल, खबका महल, जिसे ख्वाबगाह भी कहा जाता है, आदि प्रकार के महल हमारे को जोधपुर दुर्ग में देखने को मिलते हैं। इसके साथ नेक्स्ट है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा जो है मित्रों वह मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित है, जिसका निर्माण सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था सन 1906 में। कब करवाया गया मित्रों? सन 1906 में सरदार सिंह के द्वारा जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया। और किसकी स्मृति में करवाया गया? जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया गया, जो कि राजस्थान ऑब्लिक मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है। राजस्थान और मारवाड़ के ताजमहल के नाम से क्या जाना जाता है मित्रों? जसवंत थड़ा जाना जाता है। क्लियर होगी बात। इसके साथ है नेक्स्ट चामुंडा माता का मंदिर। जो चामुंडा माता का मंदिर है मित्रों वह राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। सन 1857 में बारूद खाने में बिजली गिरने के कारण ये जो मंदिर था खंडित हो गया था। जब ये मंदिर खंडित हो गया तो इसका जो जीर्णोद्धार करवाया वह महाराजा तखत सिंह के द्वारा करवाया गया, क्योंकि महाराजा तखत सिंह ये 1857 के आसपास जोधपुर के राजा बताए जाते हैं मित्रों। 30 सितंबर सन 2008 में अश्विन नवरात्रों में भगदड़ से लगभग 300 जने मारे गए मित्रों। जब 300 जने मारे गए तो इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति। इस समिति को याद रखिएगा कि चोपड़ा समिति का संबंध किससे है? तो चामुंडा माता में हुई भगदड़ से चोपड़ा समिति का संबंध है। नेक्स्ट है नागणीची माता। नागणीची जो माता है वह राठौड़ों की कुल देवी के रूप में जानी जाती है या पूजी जाती है। और यह मंदिर भी दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके साथ ही है नेक्स्ट है सूरी मस्जिद, जिसका निर्माण 1544 में शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। शंभुबाण, शंभुबाण तोप, गजनीखा तोप, किलकिला तोप आदि तोपें हमारे को जोधपुर दुर्ग में ही मिलती हैं। यदि एग्जाम में आता है कि शंभुबाण तोप, गजनीखा तोप और किलकिला तोप कहाँ स्थित है तो आपको मेहरानगढ़ पर काला करना है। तथा रानीसर तालाब कहाँ पर स्थित है? यह भी हमारे को जोधपुर दुर्ग में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? हाड़ा रानी जसमादे ने करवाया। क्लियर होगी बात। अतः पानी की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए रानीसर तालाब का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है पद्मासर तालाब। तो पद्मासर तालाब भी मेहरानगढ़ दुर्ग में ही स्थित है, जिसका निर्माण राव गांगा की पत्नी पद्मावती के द्वारा करवाया गया था मित्रों। इसके साथ ही आप लोगों के जोधपुर दुर्ग का इतिहास समाप्त होता है। जो जोधपुर दुर्ग के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करी। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करेंगे तो मुझे और ज्यादा खुशी मिलेगी। तो खुशी मिलेगी तो मैं और ज्यादा जोश से और ज्यादा अच्छा मैटर लेके आऊंगा और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा और आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जितने भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा तो आप लोगों को वह सीधे मिल जाया करेंगे, जिससे आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि होगी। तो कुल मिला के लाइक एंड सब्सक्राइब करने में आप लोगों का ही फायदा है। क्लियर है दोस्तों। इसके साथ ही मैं दीपक कौशिक आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।